चैप्टर 5। चैप्टर 9 डील्स विद एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। इस चैप्टर में 2 ऐसे मॉडल्स बताए हैं जिससे आप एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करते हैं। अब सवाल ये कि एथिकल डायलेमा क्या है, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा एथिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी किताब हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि एथिक्स किसे कहते हैं। एथिक्स एक मॉरल फिलॉसफी है, अखलाकी इक़दार। एथिक्स कहते हैं अच्छाई को, एथिक्स कहते हैं अच्छे रवैये को, अच्छे बिहेवियर को, अच्छे एक्शंस को। जब आप समाज में मौजूद हैं तो आपने हमेशा कुछ अच्छे तरीके से सोसाइटी को साबित करना है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके मोहल्ले वाले आपसे तंग ना हो, आपके दोस्त आपसे तंग ना हो, आपके घर वाले आपसे तंग ना हो, आपकी वजह से, आपकी बातों से किसी को ज़हनी जिस्मानी तकलीफ़ ना पहुँचे। आप एक अच्छे शहरी बन के गुजारा करें, यानी कि सम हो आप रिलीजन की तालीमात के मुताबिक काम करें। तो एथिक्स एक बेसिकली सॉफ्ट चीज़ है। और किताब चंद एग्जांपल दे रही है कि क्या अकाउंटेंट्स को चाहिए कि वो कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए झूठ बोलें? क्या डॉक्टर को एक मरे हुए पेशेंट के ऑर्गन्स डोनेट कर देने चाहिए बगैर इजाज़त के, विदाउट हिज प्रायर कंसेंट? वो तो मर गया बेचारा। क्या सिगरेट्स मैन्युफैक्चर करना और सेल करना अच्छी बात है? क्या एसबीआई को अपनी कैंटीन पे सिगरेट रखनी चाहिए? क्या एसबीआई को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एथिक्स पे कोई समझौता नहीं। हम इन बच्चों की सेहत ख़राबी में सपोर्ट नहीं करेंगे। आप भले कहेंगे सर बच्चा बाहर जाके तो पी सकता है, बाहर जाके पी सकता है, कम से कम उससे दिक्कत होगी, शायद उस दिक्कत की वजह से वो कुछ देर रुका रहे और हो सकता है उस दिन की बोतल पीने से बच जाए। ठीक, उन्होंने कहा सर आप चाय तो रखी हुई है वहाँ, ठीक है। इन्होंने कहा दूध भी रखना चाहिए, वाकई सही है, फिर मतलब हेल्दी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। क्या मीडिया को वो प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करनी चाहिए जो इंजीरियस टू हेल्थ है? एक सिगरेट का मशहूर कौन ऐड आए और बाद में लिखा हुआ सिगरेट नोशी जो है वो मुज़र सेहत है। और कुछ तो सिगरेट्स की डब्बियों पे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स डायरेक्टली। मतलब ये नहीं होता दिस कैन बी हार्मफुल, ये ख़तरनाक हो सकती है, वो मतलब डब्बी पे बाकायदा लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग बंदा मार देती है। लोग कहते हैं यार ज़बरदस्त, यार दो डब्बियाँ देना, ठीक है। फिर किताब अब जनरल बातें कर रही है। एथिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसकी न्यूमरस डेफिनेशन है। तो बस फिर हमें कुछ भी ना बताते, जब इतना वास्ट कॉन्सेप्ट और इतनी सारी डेफिनेशन है तो फिर क्या ज़रूरत है? चंद बातें उन्होंने कर दी। सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़ है, प्रिंसिपल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट गवर्निंग इंडिविजुअल और ग्रुप है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। आप इनमें से कोई एक आध डेफिनेशन याद रख लें कि अगर पेपर में खुदा ना खास्ता थ्योरी वाला सवाल आ जाए तो आप उसको लिख सकें। असूलन तो ये शुरू वाली बड़ी जनरल सी डिस्कशन है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखें एथिक्स तो एक ऐसी बात है जो इनका अलग है, इनका सोचने का निज़ाम अलग है, उनका सोचने का निज़ाम अलग है। मैं एक इदारे में अगर 100 लोगों को इंडक्ट कर रहा हूँ तो वो 100 के 100 एथिकल होंगे तो इदारे को फ़ायदा होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उनके लिए एक एथिकल कंडक्ट बनाएंगे और उन सबसे कहेंगे कि भाई इस कंडक्ट को फॉलो करना आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है। तो एथिक्स को समटाइम जब आप लोगों से कहते हैं ना कि एथिक्स आपने फॉलो करने हैं या आप अपने तौर पे एथिक्स फॉलो करना, लोग फॉलो नहीं करते। जब आप उन्हें बताते हैं ये 6 बातें आपने फॉलो करनी है, लोगों से फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो समटाइम जब लोगों से कहते हैं ना खुद से सोचो अच्छा क्या क्या बुरा, वो नहीं सोच पाते। और जब आप उन्हें बता देते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा, ये ऐसे ही है कि एक टीचर काम कराए, काम कराने के बाद क्या लो भाई अब आपको सवाल कराया, आप घर जाके अपनी पसंद से कोई अच्छा सा पास पेपर चूज़ करके कर लेना, हो जाएगा। बस उस दिन आप होमवर्क करके नहीं आएंगे। लेकिन अगर जाते हुए टीचर ने कहा स्प्रिंग 2009 का सवाल नंबर 5 का पार्ट भी करके आना, तो चांसेस हैं कि आप करके आ जाएंगे। तो लोग थोड़े यूज्ड टू होते हैं, पीपल आर यूज्ड टू ऑफ बीइंग रेगुलेटेड। इंसान को आज़ादी पसंद नहीं है, चाहता आज़ादी है लेकिन आज़ाद रहना नहीं चाहता। उसे वो चाहता है कि उसको रेगुलेट किया जाए। जब आपको आज़ादी मिलती है ना तो आपको फ़ौरन से एहसास होता है कि अब मुझे क्या करना है। और जब आपको आज़ादी मिलती है तो आपके पास चॉइस ही कोई नहीं होती। तो सबसे बड़ी चॉइस है कि आप वो करें जो कहा जाए। अगर आपके घर में टीवी में सिर्फ 2 चैनल आते हो ना तो आप इंतहाई आज़ादी से वो दोनों चैनल मैक्सिमम देख सकते हैं। लेकिन अगर 200 चैनल आते हैं ना तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। आज़ादी ख़त्म कर देती है। हाँ, हमको भी गुलाम है। तो जिसके पास ऑप्शन ज़्यादा होती है ना, असल मज़लूम वो है, वो मज़लूम नहीं है जिसके पास ऑप्शन। जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है ना तो आपका पेपर फेल हो जाता है।
आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में पाबंदी है, आपको मोबाइल यूज़ करने पे पाबंदी है, आपको दोस्तों से मिलने पे पाबंदी है, तो ये पाबंदी आपको बेहतरी की तरफ ले जाती है। तो इंसान को लगता है कि उसको आज़ादी चाहिए, लेकिन इंसान को पसंद है कि उसको कोई हुक्म दे। इंसान अगर आज़ाद रहना चाहता है तो क्लास में क्यों आते हैं? ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं, यूट्यूब पे इतना कुछ मौजूद है। क्लास में इसलिए आते हैं कि सर आप हमें बताएं हमने डेली कितना पढ़ना है, आप हमें होमवर्क दिया करें, और फिर अगले दिन फिर शर्मिंदा होकर खुद ही करा भी दिया करें। तो कहने का मतलब है कि आप इतनी आज़ादी चाहते हैं कि आपको रेगुलेट ज़रूर किया जाए। अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आगे ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि कोई मुझे 30 दिन का बी लॉ का प्लान बना के दे दे कि मैंने कैसे पढ़ना है। शुरू हो गया, और सब के सब जनाब हो जाएंगे कि जी मुझे इतना प्लान मिले। भाई आपका प्लान है, आप खुद बनाओ। नहीं, आज़ादी तो पसंद ही नहीं है। तो आज़ाद रहना पसंद है, लेकिन आज़ादी पसंद नहीं है। जब आप आज़ाद होते हैं तो आप डिसीजन गलत कर बैठते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको कोई ना कोई रेगुलेट करे। इंसान फितरी तौर पे मगलूब है, सिर्फ आका बदलते रहते हैं। सबसे बड़े आका को नहीं देखते, नीचे दरमियान में अलग अलग आका बदलते रहते हैं। और हम जो है, जब आप कहते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, तो इस वक्त आप ग़ुलाम है एक इंसान के जिसने कहा कि मैं हकीकी आज़ादी दिलवाऊंगा, जिसके जुमले को आप फॉलो करके कह रहे हैं कि मुझे हकीकी आज़ादी चाहिए। तो आपसे बड़ा तो ग़ुलाम ही कोई नहीं। ये तो चलें। तो एथिक्स बेसिकली, अब कंपनियों को समझ आ गई कि एथिक्स क्या है, तो इसलिए जब आप लोगों से कहेंगे ना अच्छे बंदे बन के रहना, वो नहीं फॉलो करेंगे। उनसे कहेंगे ये किताबचा है, इसमें 3 सफ़े, उस 3 सफ़े में जो बातें लिखी हैं वो फॉलो करना, वो उसे पढ़ भी लेंगे, उनमें से कुछ को फॉलो भी कर लेंगे। तो कंपनियां फिर क्या करती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करती हैं, कुछ किताबचे बनाती हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को कहती हैं कि इसको पढ़ना और कोशिश करना कि इसको फॉलो करें। जब आप कहते हैं खुद से सोचना, तो लोगों के जहन में अक्सर अच्छी बात नहीं आती, लेकिन जब उन्होंने 3 सफ़े पढ़े हुए होते हैं तो जहन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी बात रह जाती है। आईकैप आपसे कह देता है आपने एथिक्स फॉलो करने हैं, नहीं, उसने आपको कायदा बताया कि ये 5 फंडामेंटल्स हैं, फलाना है, फलाना फलाना ऐसे, फलाना ऐसे। ये जो आपको बार बार बता रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप एथिक्स फॉलो करें। हल्का सा तस्करा पीआरसी में, फिर थोड़ा सा तस्करा टैक्स में, फिर एमएफए में, R2 में, ऑडिट में, सीए फाइनल में, बीएफडी के अलावा बाकी 5 सब्जेक्ट में, एमएसए के दोनों सब्जेक्ट्स में। और एथिक्स का एक सेपरेट मॉड्यूल है जो आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अलग से फिल करना होता है। इतनी दफ़ा जब आपके सामने एथिक्स वर्ड गुजरता है तो आप तंग आके एथिकल हो जाते हैं। तो एथिकल कंडक्ट समझ आया, एथिकल कंडक्ट समझ आया। बिजनेस सेंस एथिकल कल्चर की क्या है? देखें, अगर मैं बिज़नेस से कहूँगा ना, मैं अपने कॉलेज से कहूँगा भाई हमें एथिकल होने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओनर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने कॉलेज वालों से जाके कहता हूँ कि देखो बच्चों के साथ झूठ मत बोलना। उन्होंने कहा जी आपको क्या पता बिज़नेस कैसे करते हैं, झूठ बोलेंगे तो बच्चा आएगा, झूठ बोलेंगे तो नोटू आएगा। मैं कहूँगा आप बच्चे को मत झूठ बोलो कि आपके पास इस सब्जेक्ट में अच्छा टीचर है, बच्चा आएगा पढ़ेगा, उसका सब्जेक्ट फ्लॉप हो जाएगा, और आप ज़बरदस्ती कह रहे हो कि हमारे ये वाला सब्जेक्ट में ये टीचर बहुत अच्छा है। तो वो कहेंगे जी आपको नहीं पता, हमें बिज़नेस करना आता है, आप साइड पे हो जाए। अब बिज़नेस को एथिक्स कैसे समझाएं? एथिक्स की तो कॉस्ट है। सच बोलने की कॉस्ट है कि बच्चा आपके पास एडमिशन नहीं लेगा। बच्चा आके कहता है फ्रंट ऑफिस पे कि जी ये आब्दी साहब की मैं क्लास अटेंड कर लूँ, मेरा पेपर पास हो जाएगा। वो कहें बेटा ये तो तुमने बताना है कि तुम्हारा पेपर पास होगा। उन्होंने कहा फिर आब्दी साहब क्या कर रहे होंगे? कहा आब्दी साहब पढ़ा रहे होंगे तो फिर तो पास हो जाएगा ना। नहीं, वो पढ़ा रहे होंगे लेकिन आपने भी साथ साथ पढ़ना है। लेकिन ये क्या बात है, मैं एक और कॉलेज गया था, उन्होंने कहा बस क्लास में आके बैठ जाओ, पेपर पास हो जाएगा। अब अगर कॉलेज सच बोले कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता, आपको भी जिद्दोजहद करनी होगी, तो कॉलेज को क्या होगा? कमर्शियल नुकसान। पीआरसी के एक एडमिशन आया, वो कहता है जी मैं फ़लाना जगह गया, उन्होंने कहा 4 साल में सीए हो जाता है। आप कितने साल में सीए कराएंगे? इंटर की बात है सर, सी इंटर की बात। अब अगर हम सच बोलेंगे तो बच्चा लूज़ हो जाएगा। तो हमें सच बोलना चाहिए। बिज़नेस तो कमर्शियल है ना, बिज़नेस कहेगा मत बोलो सच। सच बोलने की कॉस्ट है। अगर हमारी एक फैक्ट्री और फैक्ट्री के ऊपर से धुआं निकलता है और हम उस धुएं को कंट्रोल करने के लिए ऊपर कोई चिमनी लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट है।
एथिकल होने की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। हम एथिकल हैं, हम नहीं रख रहे बेवरेजेस कार्बोनेटेड, हम नहीं रख रहे सिगरेट्स। हम सिगरेट्स रखें, हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रखें, हमारे पास 3 गुना सेल हो जाएगी, बट एथिक्स को फॉलो करने की एक कॉस्ट है। तो बिज़नेस को कैसे समझाएं? बिज़नेस तो पागल है, वो कहता है कॉस्ट, रेवेन्यू, और वो तो हमेशा कमर्शियल बात करता है। तो बिज़नेस को समझाने के लिए आप ये बताएंगे कि एथिकल क्लाइमेट बिज़नेस के लिए कमर्शियली भी अच्छा है। मैं फ्रंट ऑफिस से बोलूँगा, देखो बच्चे के साथ आज झूठ बोलोगे ना, पीआरसी आपसे कर लेगा, थोड़े से पैसे दे देगा, ज़िंदगी में पलट के आपके पास कभी वापस नहीं आएगा कि झूठे लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ झूठ बोला था। और अगर आपने आज सच बोल दिया, शायद आज इधर उधर चला जाए, किसी और कॉलेज में चला जाए, लेकिन उसके बाद अगले जब तक सीए कर रहा होगा वो आपसे पढ़ता रहेगा। तो सच बोलने का उस वक्त आपको नुकसान फील हुआ, लेकिन लॉन्गर रन में सच बोलने से अगले 7-8 साल आपने फ़ायदा कमाया। 7-8 साल मैंने बिल्कुल सही टाइम बताया है, इससे कम टाइम नहीं लगता। वही बात है ना, सच बोलेंगे तो तकलीफ़ होगी आपको। आपको तो ये सुनना पसंद है ना कि 4.5 साल में सी हो जाता है। एफएससी के पेपर दिए होते हैं जून में, 1 जून में पेपर दिए होते हैं एफएससी के, उससे अगले मार्च के आसपास जाके पीआरसी की अटेम्प्ट बन रही होती है, ठीक है, अगर आप फास्ट ट्रैक की तरफ नहीं गए। फिर उसके बाद 1 साल मज़ीद, यानी कि 1.5 साल उस मार्च से आगे लगता है। तो एफएससी की अभी आपको तकरीबन 2 साल, शायद 2 से आगे, भाई देखिए ना, पौने साल में तो आपने पीआरसी दिया, फिर 1.5 साल और लगाएंगे, तो 2.25 साल पे बात पहुंच गई। 2.25 से 2.5 साल में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करते जा रहे हैं तब आपने किया, फिर अब आप आखिरी पेपर फॉर एग्जांपल दे रहे हैं सितंबर में, आपकी इंडक्शन होनी है दिसंबर में, रजिस्ट्रेशन होनी है फरवरी में, ये 5-6 महीने गायब हो गए, ये किसी को नज़र नहीं आ रहे। फिर वहाँ से 3.5 साल शुरू होंगे, तो 2.25 साल फर्स्ट अटेम्प्टर का काउंट करते करते हम 3.25 साल तक कम से कम पहुँच गए, और 3.25 साल से आगे 3.5 साल, तकरीबन 6.5 साल पे पहुँच गए। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, हम अजम्पशन ले रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहा है सब कुछ। तो बताने का मकसद है कि ये झूठ होता है कि 5 साल में सी हो जाएगा। कुछ मैथमेटिकल गैप्स बीच में हैं जो बता कोई नहीं रहा होता, लेकिन वो आते हैं ट्रांजिशन से। पीआरसी में कैफ में जाते हुए टाइम वेस्ट होता है, कैफ से सीफैप में जाते हुए टाइम वेस्ट होता है। तो अगेन वही वाली बात है ना, अब सच बोलेंगे तो मारेंगे सब। आप लोगों को चलती हुई क्लास में इतने मैच्योर बच्चों को सच सुन के बुरा लगा, तो बिज़नेस क्या करेगा? बिज़नेस तो फिर झूठ बोलेगा ना। आप लोग झूठ बोलने में मजबूर कर रहे हो, आप कह रहे हो झूठ बोलो ताकि हमें अच्छा लगे। मैं कहता हूँ ऐसा सच बोले कि आपको आज तकलीफ हो, लेकिन याद आए कि यार किसी बंदे ने सच बोला था, और कभी उसके पास पलट के आएंगे, हाँ भाई आपने सच बोला था, ठीक है आइंदा आपसे डील करनी है। बिजनेस को ये समझाना होगा। आप अगर बिज़नेस में मैनेजर बन के गए, आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बिज़नेस को समझाएं कि बीइंग एथिकल इज़ बीइंग कमर्शियल। एथिक्स से बड़ी कमर्शियल गेम कोई नहीं है, सच से अच्छी बिकने वाली चीज़ कोई नहीं है। बिज़नेस को समझाएं, इन्होंने का जॉब से निकाला भी जा सकता है, तो जिस दूसरी जॉब पे जाएं वहाँ बिज़नेस को समझा दें, ठीक है। और जिन्होंने आपको निकाला है उनको बाद में एहसास हो जाएगा कि उन्होंने गलत किया, या तो आपका किरदार ऐसा हो। अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना। मैं तो आपको एथिकल ट्रेनिंग दे रहा। तो टेक्निकली वो कंपनियां जिनकी गाड़ियां एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, एक गाड़ी खरीदते हैं 50 लाख की, और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी खरीदते हैं 55 लाख की। कस्टमर ने जब 50 लाख खर्चना है ना, वो 55 भी खर्च लेगा। तो आजकल कस्टमर भी आहिस्ता आहिस्ता ओरिएंटेड होते जा रहे हैं कि हमने अच्छाई करनी है, हमने माशरे को डैमेज नहीं करना। अब अगर आप किसी कस्टमर को जो है वो एक ऐसा बैग देते हैं जो कागज़ का बैग है, और आप उसे कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं ताकि माशरे में पोल्यूशन हमारी वजह से ना बढ़े और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हम हेल्प करें, उसको अच्छा लगता है। सप्लायर भी एथिकल बिजनेस को पसंद करता है, सच्चे लोग हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, टाइम से पेमेंट कर दिया करेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेंगे। कस्टमर भी सच्चे बिजनेस को पसंद करता है, जो सच बोल की चीज़ बेच रहे हैं वो चीज़ के फीचर्स भी सही बताएंगे, और प्रॉब्लम पड़ने पे एक्नॉलेज भी करेंगे। अगर वो गलत होंगे तो वो एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ भाई हम गलत हैं। तो एथिकल होना कमर्शियली भी बिजनेस सेंस रखता है।
हाई एथिकल स्टैंडिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको इंक्रीज प्रॉफिट और ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। आपके एम्प्लॉइज़ की कमिटमेंट होगी, आपके एम्प्लॉइज़ को फ़ख्र महसूस होगा कि हम एक ऐसी कंपनी में मौजूद हैं जो सच बोलती है, हम ऐसी कंपनी में मौजूद हैं जो सच का साथ देती है। फ़र्ज़ करें, अगेन वही बात है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, कोई पॉलिटिकल ग्रुप कुछ और सोचता है, कोई कुछ सोचता है। फ़र्ज़ करें इमरान खान ने जो बोला बिल्कुल सच बोला, और फ़र्ज़ करें इमरान खान ने वाकई ही आपको शऊर दिया, तो क्या आपने उसे छोड़ दिया? इतना सब कुछ उसके अगेंस्ट सुनने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या आप उसके साथ स्टैंड नहीं कर रहे? क्या आप उसे पसंद नहीं कर रहे? सच की ये वर्थ है कि अगर एक बंदा सच बोल रहा है तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पे जितने मर्जी मसले नज़र आ रहे हैं, कोई आपको आके भी बता देगा जी इमरान खान ने चाकू से एक बंदे के पेट में चाकू घोंप दिया, आप कहेंगे शुक्र है घोंप दिया, वो बंदा पाकिस्तान को तबाह करने आ रहा होगा। क्योंकि आपको ट्रस्ट है। तो क्या होगा, ऐसे इदारे में अब एम्प्लॉइज़ को फ़ख्र होगा, वो अच्छा फील किया करेंगे। एम्प्लॉइज़ जो है जिनके एम्प्लॉयर सही लोग नहीं होंगे, उन एम्प्लॉइज़ को वहाँ घुटन फील होती होगी, उनको बुरा लगता होगा जब उनके अपने सामने दो नंबरी, बेईमानी, चालबाजी, स्मगलिंग ये सब होगा ना, वो उस इदारे में रहना नहीं चाहेंगे, उनको सुकून नहीं मिलेगा। सेम गोज़ विद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसको पता है ये सच्चे लोग हैं, इनको इन्वेस्ट करूँ, ये आराम से अच्छी जगह पर लगा देंगे। सच्चे आदमी को इन्वेस्टमेंट बड़े आराम से मिल जाती है, जिसका पता होता है ना सबको ये झूठा आदमी है, वो जितना मर्जी खूबसूरत प्लान दे लोग उसको पैसे नहीं देते, और सच्चे आदमी को फ़ौरन से पैसे मिल जाते हैं। अभी IMF कब से लगे हुए थे, पैसे देते हैं, फिर आपके सच्चे आदमी ने आगे गवाही दी तो पैसे दे दिए उन्होंने। क्या इमरान खान का उन्होंने कहा था कि गारंटी देगा तो हम पैसे देंगे? क्या वाकई ये स्टोरी थी, या आपने ये स्टोरी इस तरह से सुनी? चले, फिर अल्लाह करे आपको सही स्टोरी तक भी वो रसाई हो। तो सच, तो मेरे पास कौन सी सच्ची स्टोरी होगी? मैं भी वो झूठी स्टोरी बताऊंगा। हर बंदे की स्टोरी भी तो बायस होती है ना, सच भी तो सच नहीं होता। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर को भरोसा होगा, उस पर भरोसा होगा जो सच्चा आदमी होगा, उस पर भरोसा होगा जो एथिकल होगा, वो उस पर इन्वेस्ट करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके एथिकल स्टैंडर्ड ही नहीं है, दैट इज़ एक्सपोज टू मैनी रिस्क, रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, झूठे लोग हैं फ़ौरन से उनका इमेज ख़राब हो सकता है, उनके लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं, उनके बहुत ज़्यादा वायलेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन हो सकती है। फिर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी जब उसे नज़र आ रहा है कि ये इदारा एथिकल है, वो उस इदारे के साथ रहना चाहता है, वो भी सेटिस्फाइड है। लॉस ऑफ प्रॉफिट्स भी हैं, अगर आप गलत इदारे हैं और आपको इदारा बंद करना पड़ता है या आपको सील कर दिया जाता है तो अल्टीमेटली आपको नुकसान ये होगा कि आपको उतने अरसे का प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो टेक्निकली टॉपिक हमें बता रहा है कि एथिकल कल्चर भी एक बिजनेस सेंस रखता है। आपने ये नहीं सोचना कि एथिक्स हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं और एथिक्स पे सिर्फ खर्चा होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी हमने बच्चों से नहीं कमाना और हम जो फ़ोटोकॉपी है उनको वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे कर दें, या उनको जूस और इस तरह की चीज़ें जो कैंटीन से मिलें वो सस्ते रेट पे मिलें। अब एथिकल होने की कॉस्ट ये है कि हम कभी भी कैंटीन से कुछ नहीं कमा सकेंगे, सिर्फ खर्चा ही कर रहे होंगे। बट इसका फ़ायदा ये है कि लोगों को पता होगा कि अगर जूस पीना है या अगर कैंटीन से कोई चीज़ लेनी है तो यार ये अच्छे लोग हैं, ये वो नहीं करते, चोर बाज़ारी नहीं कर रहे, 15-20 रुपए का प्रॉफिट नहीं रख रहे, इनसे आगे ख़रीद ले। वो चलते चलते आए कैंटीन तक पहुँच रहे, रास्ते में स्टैंडी लगी हुई हो, फास्ट ट्रैक एडमिशन ओपन, वो कहे ये क्या चीज़ है, एडमिशन लेके देखते हैं। तो एथिक्स में पीछे थोड़ा सा ना कहीं कमर्शियल एलिमेंट आ सकता है। तो आपने अगर किसी बिजनेस को समझाना है ना तो ऐसे समझाना है कि एथिक्स फॉलो करो, इससे फ़ायदा होगा। अब एथिकल इश्यूज़ और डायलेमास क्या है? नॉर्मल सिचुएशन में एक चीज़ या गलत होती है या एक चीज़ सही होती है, बट सम टाइम आप एक ऐसे डायलेमा में आ जाते हैं जहाँ एक चीज़ सही भी लग रही होती है, गलत भी लग रही होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ सही भी हो और गलत भी हो? पाकिस्तान का IMF से लोन लेना सही है या गलत है? सही भी और गलत भी है। सही इसलिए है कि पाकिस्तान को एक फंडिंग फ़ौरन से मिल जाएगी, चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी और मामलात चल सकते हैं। बुरा के सेंस में मज़ीद फंस जाएगा पाकिस्तान, मज़ीद डेट कॉवेनेंट्स में आ जाएगा, मज़ीद रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐसे में IMF की तरफ जाना अच्छा भी है और बुरा भी। इसीलिए आपकी पार्टीज़ IMF के पास जाने को अच्छा भी कह देती हैं, बुरा भी कह देती हैं, डिपेंड करता है वो हुकूमत किस तरफ है, जो उस तरफ है। तो आप देखें वही सियासतदान IMF को बुरा कहते हैं जो गवर्नमेंट से बाहर होते हैं, और जो गवर्नमेंट के अंदर होते हैं वो IMF को हमेशा सबसे बेस्ट कहते हैं। और जब ये वाइस वर्सा हो जाता है तो वही लोगों के बयान बदल जाते हैं और इन लोगों के बयान भी बदल जाते हैं।
तो ये एथिकल डायलेमा है, एक चीज़ परफेक्टली ठीक या परफेक्टली गलत नहीं होती, समटाइम आप एक मिड वे अराउंड आ जाते हैं और आपको एक सिचुएशन आती है जिसमें आपको सही और गलत के बीच में तमीज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एथिकल इशू एक ऐसा प्रॉब्लम, सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी है दैट रिक्वायर्स इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन टू चूज अमंग सेवरल एक्शन दैट मस्ट बी वैल्यूएटेड एज राइट और रॉन्ग। अब आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है, आप ये करें या वो करें, इस तरह से करें या उस तरह से करें। तो सम टाइम आप ये डिसीजन लेते हैं। एक बच्चा जो है वो आके कहता है कि सर अगर मैं सिर्फ रिवीजन क्लास लूँ तो क्या मैं पास हो सकता हूँ? अब मुझे क्या जवाब देना चाहिए? अगर मैं कह दूँ हाँ तो वो कुछ नहीं पढ़ेगा, सिर्फ रिवीजन क्लास लेगा, और अगर मैं कह दूँ नहीं तो बेचारा हिम्मत कर रहा था, कोशिश कर रहा था, मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया, सर अगर मैं रिवीजन क्लास ले लूँ तो क्या चांसेस हैं कि मैं पास हो जाऊँ? मैंने उसे इनकार कर दिया। अब मैं उसे इनकार कर दूँ तो उसका दिल टूट जाए, और हाँ कह दूँ तो मेरा दिल नहीं मानता। एथिकल प्रॉब्लम आ गई। तो फिर आप इस तरह की एथिकल प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब वही वाली बात है, मरे हुए इंसान के ऑर्गन्स जो है वो डॉक्टर डोनेट करे या ना करे। भाई एक मरी हुई बॉडी से आपने छेड़छाड़ की, उसके घर वालों से बगैर पूछे उस लाश की बेहुरमती की, कितनी गलत बात है। लेकिन एक बंदा जो मर चुका है उसकी आंखें अब सिर्फ मट्टी में दबने वाली हैं, उसके फेफड़े मट्टी में जाने वाले हैं, उसके गुर्दे मट्टी में जाने वाले हैं। एक बंदा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और अगर उसको इसके फेफड़े मिल गए, इसके गुर्दे मिल गए, वो ज़िंदगी जी लेगा। तो इस तरीके से सोचें तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं लगती कि वो जिस्म जिसने ज़ाया होना था मट्टी में जाके, वो जिस्म में से कुछ ऑर्गन्स निकल के किसी और बंदे के काम आ जाएंगे। और दूसरी तरफ से सोचेंगे तो आप कहेंगे कितनी गलत बात है, एक फैमिली की इजाज़त के बगैर उनके मुर्दे को इस तरह से करना या दफन करने का एक बाकायदा रिलीजियस हुक्म है, तो उस हुक्म के अगेंस्ट हम क्यों जा रहे हैं बॉडी पार्ट्स को ख़राब करके। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं एथिकल इश्यूज़, एथिकल डायलेमा। तो नॉर्मली क्या होता है कि क्लियर डिस्टिंक्शन राइट और रॉन्ग के दरमियान नहीं होती, हर चीज़ परफेक्टली सही भी नहीं होती, परफेक्टली गलत भी नहीं होती, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होती है। एथिकल जब डायलेमा आता है तो फिर आप क्या करते हैं? एथिकल डायलेमा जब आता है तो आप 3 तरह के मॉडल्स अप्लाई करते हैं। ICAP के कोड ऑफ एथिक्स ने एथिकल डायलेमा को डील करने का तरीका बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है। और 2 इंटरनेशनल मॉडल हैं, AAA मॉडल और ट्रकर 5 क्वेश्चन मॉडल। ये 2 मॉडल्स आपको बताते हैं कि एथिकल डायलेमा में आपने क्या करना है जिससे आप बेहतर तरीके से चीज़ों को लेके चल सकें। इन दोनों मॉडल्स को देखते हैं। तो चैप्टर 7 और 8 के बाद अगर कोई चीज़ बहुत शदीद ज़रूरी है तो वो ये 2 मॉडल्स हैं। दोनों मॉडल्स ने अपने कुछ स्टेप्स बताए हैं चीज़ को परखने के। तो अ क्वेश्चन कैन बी कि एक सिचुएशन दी जाए और कहा जाए बताओ इसको AAA मॉडल के मुताबिक आप किस तरह से आंसर करोगे। तो आपने फिर उसके 7 एलिमेंट्स लिखने हैं और उन 7 एलिमेंट्स के मुताबिक उस सिचुएशन को जज करना है। ये दोनों मॉडल हमें क्या कहते हैं, एक एक करके इन दोनों मॉडल्स की तरफ चलते हैं। पहले AAA मॉडल। AAA मॉडल आपसे कहता है भाई 7 स्टेप बाय स्टेप आपने स्टेप्स लगाने हैं। पहला स्टेप, स्टैब्लिश करें फैक्ट्स ऑफ द केस। इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे बात ज़रा आसानी से समझ आ जाती है। अफ्रीका में नाइकी कंपनी ने चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, या ये डिसीजन लिया कि हम चाइल्ड लेबर की तरफ जाएंगे। अब बच्चों से काम कराना अनएथिकल है, और नाइकी को लगता है कि अगर उस इलाके के बच्चों से हम काम नहीं करवाएंगे तो वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड कहीं और नौकरी करेंगे, क्योंकि उनको पैसे तो चाहिए और वो पढ़ भी नहीं सकेंगे। हम उन बच्चों को तालीम भी देंगे, हम उन बच्चों को कम आवर्स काम करवाएंगे, हम पैसे तो उन्हें कम देंगे, हमें फ़ायदा होगा, हम कम पैसे देंगे, लेकिन हम उन बच्चों को तालीम भी देंगे और उस इलाके की गुर्बत ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और बाय द वे अगर हम उनको काम ना देते तो उनको किसी ना किसी ने तो काम पे रख लेना था, और शायद हमसे बहुत ही हल्के लेवल का काम कराते और पैसे भी शायद हमारे जितने भी ना देते, उससे भी कम देते। अब एक प्रॉब्लम आ गया। अब इस तरह का एक प्रॉब्लम है जिसमें समझ नहीं आ रहा कि इसका सलूशन क्या होना चाहिए, क्या हम चाइल्ड लेबर को यूज़ करें या ना करें। अब ऐसे एक प्रॉब्लम को आप पकड़ेंगे, उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। स्टेप 1 है आप इस्टेब्लिश करें क्या फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ये हैं कि अफ्रीका है, अफ्रीका में आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है और आप बच्चों से वहाँ काम कराना चाह रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं। नंबर 2, इसमें एथिकल इश्यूज़ क्या हैं। एथिकल इशू इज़ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर जो कि कॉमनली इज़ नॉट अंडरस्टूड एज अ गुड थिंग। तो इसमें एथिकल इशू क्या है,
चाइल्ड लेबर। फैक्ट्स क्या हैं? आप एक जगह पे कुछ बच्चों से काम करवाना चाह रहे हैं, एथिकल मसला क्या है बीच में कि चाइल्ड लेबर के लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ रिलेटेड टू द केस। करना क्या है? प्लेसिंग द डिसीजन इट्स सोशल, एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट। आपने इस इशू को वहाँ के समाजी और अगर कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि चीज़ें किस तरह से हैं। आप चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उस इलाके में चाइल्ड लेबर को लेके लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं हैं। लोगों को वहाँ चाइल्ड लेबर कोई गलत बात नहीं लगती, तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसके समाजी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या उस इलाके में इमोशनली, तो सम टाइम क्या होता है कि कुछ चीज़ें इमोशनली मानी जाती हैं गलत और कुछ चीज़ें इमोशनली, तो शायद अफ्रीका के उन इलाकों में ना इमोशनली ना सोशली लोग उसको बुरा ना माने। तो पहले आपने देखना इशू क्या है, उसमें एथिकल इशू क्या है, फिर देखेंगे उसमें कौन से नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। फिर अब आप देखेंगे कि आपके पास क्या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है आप ना करवाएं उनसे, एक है आप उनसे फिर भी काम करवाएं, एक ये है कि आप उनसे काम करवाएं और साथ उनको स्कूलिंग भी प्रोवाइड कर दें और पैसे बाकियों से थोड़े बेहतर दे दें। 3 अल्टरनेटिव्स आए। तो आप पहले तमाम अल्टरनेटिव्स जितने भी प्रैक्टिकल आपको सॉल्यूशंस लग रहे हैं इस प्रॉब्लम के, आप उन सब की तरफ आएँ। अल्टरनेटिव्स चूज़ करते हुए ये नहीं देखना कि व्हाट इज़ एथिकल, व्हाट नॉट इज़ एथिकल। बस आपने देखना है कि एक जगह पे हम चाइल्ड लेबर लेके चलना चाह रहे हैं, अब हमारे जहन में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, चाइल्ड लेबर लें, चाइल्ड लेबर ना लें, चाइल्ड लेबर लें विद कुछ बेनिफिट्स दे दें उन्हें। स्टेप 4 में स्टेप 3 वाली बातें नहीं सोचनी। स्टेप 3 में आपने इस इशू को इमोशनली और सोशली सोचा है। स्टेप 4 में जब आप सोल्यूशन दे रहे हैं तो सोल्यूशन देते हुए आपने आज़ाद होकर जितने पॉसिबल सोल्यूशन आपके जहन में आ रहे हैं लिख देने हैं, सोच लेने हैं। फिर आएगा स्टेप 5। स्टेप 5 में स्टेप 3 के सोल्यूशन को स्टेप 3 के नॉर्म्स के साथ मैच करना है। एक सोल्यूशन चाइल्ड लेबर इस्तेमाल ना किया जाए तो ठीक है, फिर तो सिरे से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा। एक ऑप्शन आप चाइल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने देखा उस इलाके के नॉर्म्स के मुताबिक चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल करना कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है। फिर आपने क्या एक ऑप्शन है कि हम चाइल्ड लेबर इस्तेमाल ना करें और उन बच्चों को पढ़ाएं। चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करें और बच्चों को पढ़ाएं भी। इंटरेस्टिंगली जब आपने उस इलाके की तहकीक की तो पता ये लगा कि वालिदैन कभी भी नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें और अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन जाए। बच्चों में हुनर आना चाहिए, छोटी सी एज से ये मेहनती होने चाहिए ताकि जब ये बड़े हों तो अपना काम करें। अब अगेन ये मैं नहीं कह रहा, ये उस इलाके के लोगों की ज़हनियत है। तो आपने अल्टरनेट निकालते वक्त अपने सोच नहीं सोचने, उन लोगों के हिसाब से सोचना है। तो एक अल्टरनेट था हम चाइल्ड लेबर की तरफ ना जाएं, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, वो उस इलाके के लोग चाहते हैं। एक है आप चाइल्ड लेबर की तरफ जाएं, ये ऑप्शन अच्छा है, वहाँ के लोग पसंद करते हैं। तीसरा, चाइल्ड लेबर की तरफ जाएं, उनको स्कूलिंग दें, वालिदैन कहेंगे हमारा बच्चा ख़राब कर रहे हैं, तो शायद उनको स्कूलिंग दें। आपको अच्छा ऑप्शन लगा लेकिन वालिदैन को अच्छा ऑप्शन नहीं लगा। जी अभी आपने कहा कि ऑल्टरनेट सोचते हुए आपने ओपन होकर सोचना है। बिल्कुल, इस स्टेप में अगले स्टेप की तरफ नहीं आना। अभी आप कह रहे हैं कि अपने वालिदैन को कुछ तरह लगेगा या फिर वो नॉर्म्स नहीं है वहाँ के, ये अब हम इस स्टेप में आ गए हैं। हर स्टेप की अपनी सोच है। दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप है प्रॉब्लम्स के फैक्टर्स क्या हैं, पहले देख लें स्टैट्स क्या हैं। अफ्रीका काम करना है और बच्चों से काम कराना चाह रहे हैं। फिर देखें आपकी नज़र में एथिकल इशू क्या है, हमें क्या दिक्कत लग रही है। हमें दिक्कत ये लग रही है कि हम चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहे हैं जो दुनिया में एक अच्छी बात नहीं कंसिडर की जाती। स्टेप 3, उनके उस चीज़ से रिलेटेड वहाँ के लोगों के जज्बात समझें। वहाँ के लोग सोशली, मॉरली इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना एक्सेप्ट नहीं करते। इस वक्त ये नहीं सोचना कि मैं उर्फ़े आम में एथिक्स को क्या सोचता हूँ, इस वक्त देखना है वहाँ के हिसाब से कैसा है। चौथे में क्या होगा, सॉल्यूशन देने हैं। सॉल्यूशन देते हुए फिर नहीं सोचना कि हर सॉल्यूशन को वो लोग कैसे परसीव करेंगे, आपने पहले सारे सॉल्यूशंस बयान कर लेने हैं। अगर आपको पहले से ही पता होता कि वहाँ के लोग नहीं चाहते बच्चे पढ़ें तो आपके जहन में सॉल्यूशन ही ना आता। ऐसे नहीं करना।
सोल्यूशन सोचते हुए बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर जो जो पॉसिबल सोल्यूशन आ रहे हैं सामने लिस्ट बना देनी है, फिर हर सोल्यूशन पकड़ना है, स्टेप 4 का सोल्यूशन पकड़ना है और स्टेप 3 के नॉर्म्स के साथ मैच करना है। तो शायद मुझे जो सोल्यूशन अच्छा लग रहा था कि बच्चों को पढ़ा भी दें और पैसे भी अच्छे दे दें, वालिदैन को लगता है कि बच्चों को छोटी एज में ज़्यादा पैसे मिल गए तो भी ख़राब हो जाएंगे, और अगर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ने की लत पड़ गई तो काम छोड़ देंगे, बेचारे किसी भी काम से जाएंगे। पढ़ लिख के जो डिग्रियां लेके बैठे हुए उन्होंने क्या कर लिया। तो उस इलाके के मुताबिक मेरा ये सोल्यूशन कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे मेरे लिए एक्सेप्टेबल था, लेकिन स्टेप 5 को जब मैंने देखा तो अच्छा नहीं लगा। अब क्या है, आउटकम के कॉन्सिक्वेंस देख लें। मैं कहा ठीक है जी, अब अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो अलग अलग आउटकम्स हैं, हर आउटकम के क्या क्या ताबकारी असरात हो सकते हैं। हम बच्चों को सिर से यूज़ ना करें, हमारी लेबर बहुत महंगी हो जाएगी। हम बच्चों को यूज़ करें, चाइल्ड लेबर इस्तेमाल हो रही है, और हम बच्चों को यूज़ करें प्लस स्कूलिंग दें, तो हमारा खर्चा भी थोड़ा स्कूलिंग पे भी बढ़ जाएगा और थोड़ा उनको ज़्यादा पैसे देने पे भी बढ़ जाएगा। तो हमने देखा हर ऑप्शन के क्या क्या नुकसान आते हैं, और फाइनली फिर डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेते हुए आपने ये साबित करना है कि एक प्रोफेशनल आदमी ने सारे प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट को देखा है, समझा है और उसके मुताबिक डिसीजन लिया है। बात समझ आई है? अगेन ये चीज़ समझने के लिए ना आइडियली एक प्रैक्टिकल सिचुएशन और उसके ऊपर जो है वो सवाल होना चाहिए। तो जब ये रिवीजन क्लासेस ख़त्म होंगी तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा इन दोनों के ऊपर, एक केस स्टडी पकड़ के दोनों जो मॉडल्स हैं उनको उसी केस स्टडी से आंसर करने की। दिल में थोड़ा सा और बात करने का भी वो है ख्वाहिश, लेकिन दामन वक्त में ज़रा जगह थोड़ी सी कम है। ये 7 स्टेप, पहला स्टेप स्टैट्स, दूसरा एथिकल इशू, तीसरा इनके यहाँ के मुताबिक क्या सोच, चौथा क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं बगैर ये सोचे, पांचवा हर अल्टरनेट का एथिकल क्या वो मामला है, छठा जो भी आउटकम होगा उसके क्या क्या नुकसान फ़ायदे होंगे, एंड सातवां डिसीजन ले लिया जाए। भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर इसमें हम जो उस कंट्री का लॉ है उसको नहीं प्रेफर करेंगे या देखेंगे? जी अगेन जब हम यहाँ कहते हैं ना नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटेड टू केस, तो हम कहते हैं प्लेसिंग डिसीजन इज सोशल एथिकल एंड सम टाइम प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट। तो अब समाजी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं और हो सकता है उस इलाके के कुछ प्रोफेशनल बिहेवियर्स में भी कुछ चीज़ें डिफाइंड हो। जब ICAP का कोड ऑफ एथिक्स के तहत करते हैं तो हम प्रोफेशनल बिहेवियर को भी देखते हैं। तो यहाँ हम कानून को नहीं देख रहे, हम समाजी ही एतबार से देख रहे हैं। इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि कानून को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहा, ये सोसाइटी की जो वैल्यूज़ है उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ये मॉडल डेफिनेटिव आंसर नहीं देता, लेकिन आपको एक रास्ता बता देता है कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता है, रादर देन कि आप खुद ही से तुक्का लगाते। आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया कि इस तरीके से सोचो तो आपका माइंड ज़्यादा ब्रॉड होगा। और फिर भाई देखें, अगर आप इस मॉडल को ना फॉलो करते, आप बच्चों को लाजमी पढ़ाना शुरू कर देते और पैसे भी अच्छे दे देते, जबकि इस मॉडल को देखने के बाद वो ऑप्शन आपको अच्छी, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अगर आपने अपने दिमाग से सोचना हो। ये जो स्टेप 3 है ना, ये सबसे कीमती है। स्टेप 3 में वहाँ ग्राउंड पे जाके देखना है कि वहाँ क्या थॉट प्रोसेस है, वो लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या जज्बात है। ये सब चीज़ें तो एग्जामिनर ने बताई होंगी, एग्जामिनर ने सारी चीज़ें बताई होंगी, आपने सिर्फ उसको उठा के वो जो 7 हेडिंग्स के अंदर एक एक करके पिरोते चले जाना है। देन हमारा आता है ट्रकर का 5 क्वेश्चन मॉडल। ट्रकर कहता है भाई आप एक एथिकल इशू में आ गए हैं, आप पूछें 5 सवाल। 5 सवाल क्या हैं? आप पूछें कि जो हम करने जा रहे हैं क्या ये प्रॉफिटेबल है, नंबर 2 क्या ये लीगल है, क्या ये फेयर है, क्या ये राइट है, और क्या ये सस्टेनेबल है। 5 सवाल आपने 5 डायमेंशंस कवर करनी है, 5 अलग अलग बॉक्सेस पूरे करने हैं। अगर सवाल में डाटा दिया हुआ है तो 5 बॉक्स, नहीं तो सवाल में जितना डाटा दिया हुआ है उतने सवाल। पहला जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या वो प्रॉफिटेबल है, बच्चों से लेबर इस्तेमाल की जाए तो बच्चे कम पैसों में आएंगे, प्रॉफिटेबल है। नंबर 2 क्या लीगल है, पीछे हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अगर सवाल खामोश है तो हम कहेंगे कि ये लीगल का हमें नहीं पता लगा, हम इसका कुछ आंसर नहीं कर सकते। तो अगर वो बता दें कि इस मुल्क में इस तरह की ये वाली पाबंदी है तो आप कहेंगे ये लीगल नहीं है। देन क्या ये फेयर है। अब अगेन ये 2 सवाल हैं, इज़ इट फेयर और इज़ इट राइट, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये उनके हिसाब से सही है, क्या ये हमारे हिसाब से सही है।
याद है मेरे हिसाब से चाइल्ड लेबर अच्छी बात नहीं थी, लेकिन उनके हिसाब से ठीक है। तो मैंने देखा प्रॉफिटेबल है, हाँ। मैंने देखा लीगल नहीं पता, लीगल का सवाल में डाटा नहीं दिया हुआ। फेयर है, हाँ जी उनके हिसाब से फेयर है। राइट है, नहीं, अच्छी बात नहीं है, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या इससे इन्वायरमेंट को कोई फ़र्क पड़ेगा? एनवायरनमेंट वाला फ़र्क बताने के लिए उन्हें बताना पड़ेगा कि ये डिसीजन लेने से दरख्त कटने से बच जाएंगे, ये डिसीजन लेने से धुआं निकलना ख़त्म हो जाएगा, शोर ख़त्म हो जाएगा, बारिशें कम, मतलब वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर बताएं। तो इसमें ना मुझे लीगल समझ आया ना ये समझ आया। तो 3 सवाल हैं, प्रॉफिटेबल यस, फेयर हाँ, राइट नहीं, नहीं थोड़ा है और हाँ ज़्यादा है। तो निकी जी हाँ, वो निकी जी ना, और ज़्यादा सारी हाँ। कलेक्टिवली डिसीजन क्या बना? फॉर एग्जाम्पल कानून कहता गलत और 3 जवाब होते सही, फिर क्या करता है? पे डिपेंड करते कि हम कौन से स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म या रूल एथिक्स। इन सवालों पे आगे ना 2 अप्रोचेज होती हैं, एक को हम कहते हैं रूल एथिक, एक को हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। रूल एथिक्स ये कहता है कि भाई जो ड्यूटी, जो कानून ने जो आपको बात कह दी है वो आप पे मानना वाजिब है। और यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? एंड टू एंड पॉइंट देखो, अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ या अल्टीमेटली नुकसान हुआ। जैसे हमें पता लगा कि जी एक शख्स ने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया बहुत सारा, अदालत में उसका मामला चला गया और अदालत में साबित हो गया कि इसने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, लेकिन उस बंदे ने कहा मैं काम करता हूँ, मैं पाकिस्तान का 30% लोन पे कर दूँगा, मुझे इस केस में अंदर मत डालो। कानून क्या कहता है? सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। बट इस बंदे ने ऑफ़र बड़ी मज़े की करा दी है। इसको सज़ा देने से एक इंसान को सज़ा हो जाएगी और माशरे को समझ आ जाएगी कि बुरे इंसान के साथ बुरा सलूक होता है, लेकिन किसने पाकिस्तान का इतना बड़ा लोन अदा कर दिया तो अल्टीमेटली पाकिस्तान फ़ायदे में है। तो अगर यूटिलिटेरियनिज़म के हिसाब से देखें ना, इसमें यूटिलिटी कितनी है, इसमें फ़ायदा कितना है, तो उसको सज़ा नहीं देंगे, उसे 30% लोन ले लेंगे। लेकिन जो रूल एथिक्स अप्रोच है वो क्या कहेगी कि भाई अगर कानून ने कह दिया तो बाकी 4 सवाल भले हाँ हैं, जब कानून वाले सवाल का जवाब ना आ गया ना तो बस ना। तो यूटिलिटेरियनिज्म इन 5 को कलेक्टिवली देखेगा, लेकिन जो रूल एथिक्स है वो सबसे पहले फोकस करेगा रूल्स को फॉलो करेगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल किसी दूसरे मुल्क की कोई डिवाइस चोरी करना जुर्म है, किसी मुल्क के किसी इंटेलेक्चुअल बंदे को अगवा करना जुर्म है, लेकिन आप एक ऐसे बंदे को अगवा कर लें जो साइंटिस्ट हो, एक ऐसे इक्विपमेंट को अगवा कर लें या चोरी कर लें जो कि एटम बम का हो, और पाकिस्तान में आप एटम बम का एक सेटअप बना के और एटमी धमाके करके अपने दिफा को मजबूत कर लें और दुश्मन की मैली आँख को जो है वो सर्फ एक्सल से धो दें। यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से आपने बिल्कुल सही किया, ऐसा ही होना चाहिए था। रूल एथिक्स के हिसाब से आपने गलत किया। तो रूल एथिक्स इस सवाल पे बहुत ज़ोर देते हैं पेपर में। अगर वो खुद कह देंगे सवाल को आंसर करते हुए आपने रूल एथिक्स को फॉलो करना है तो लीगल सबसे पावरफुल चीज़ बन जाएगी। फिर बाकी सब हाँ में भी आ जाए ना, आपने लीगल को देखना है। और अगर वो कहें यूटिलिटेरियनिज्म या वो खामोश रहें तो आपने देखना है ज़्यादा जवाब हाँ है और कम ना है, तो आपने उसके मुताबिक जवाब दे देना है। फ़र्ज़ करें 2 जवाब यस हैं, 2 नो हैं और 5वां आपको समझ नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं समझ आ रही, तो आप कहें कि जी एज़ पर दिस क्वेश्चन अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता लग जाए तो हमारे लिए डिसीजन लेना आसान होगा। इस टाइम पे हमारे लिए दोनों डिसीजन एक जैसे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन हमें एक फ़ाइनल जवाब दे देगा। जी अगर सिनेरियो में ट्रकल मॉडल का है तो फिर जाहिर है आपने फिर ट्रकल मॉडल लगा के और आपने ये 5 सवाल अप्लाई कर देने, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन फ्रॉम देम आपने हमेशा यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो करना है। यूटिलिटेरियनिज्म है ही यही कि आपने इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली देखना है। तो अगर लॉ को फॉलो नहीं किया तो लाइसेंस कैंसिल, तो ये वाला है ना लीगल, इस सवाल का जवाब ना है। अगर वो सवाल में कहे कि आपने जवाब देते हुए लॉ को सबसे ज़्यादा फोकियत देनी है
तो फिर आपने इस सवाल पे सबसे ज़्यादा टेंशन लेनी है। और अगर आपको ये ना कहे कि आपने फौकियत कैसे देनी है, बस फैक्टर्स बता दे, समाजी तौर पे ठीक है, लीगली गलत है, इन्वायरमेंटली ठीक है, फलाना सही है, तो आपने उन पांचों को इधर पुट करना है। अगर आपके आधे से ज़्यादा जवाब येस में हैं तो यूटिलिटेरियनिज़म जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप ओके कर दें, कोई मसला नहीं। तो जब हम यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, वन मस्ट कंसंट्रेट ऑन लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज, द एंड पॉइंट, ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेक होल्डर देखेंगे। तो जिसमें अनफॉर्चुनेटली फिर गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि अगर एक इलाके में धमाका करेंगे, मिसाइल फेंकेंगे तो दहशतगर्द का घर उड़ जाएगा जिससे 25 दहशतगर्द मारे जाएंगे, लेकिन उसके साथ कनेक्टेड घर में 3 मजलूम मासूम लोग हैं वो भी मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट फिर जब यूटिलिटेरियनिज्म पे जाती है तो वो उन 3 मासूमों को भी मार देती है। जब एक मुल्क ने कोरोना से अपने आप को बचाना था तो वो शुरू के टोटल 100 लोग जो कि कोरोना वाले थे उन सबको गोलियां मार दी, बच गए। ठीक है, वो फिर सेकेंड वेव में वो हो गया। तो कहने का मतलब है कि यूटिलिटेरियनिज्म इतना भयानक वो है कि फिर आप देखते हैं कि वसीदर मफाद की तरह है। डन। इससे पहले कि हम इस पर मजीद जज्बाती हूँ, जल्दी से अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। भाई का एक सवाल, 5 फैक्टर्स हैं, इसमें आपस में भी वेटेज कितना हो सकता है? ये अगेन वही वाली बात है ना कि ट्रकर ने वेटेज नहीं बताई, उसने कहा ये 5 डायमेंशंस हैं, 5 डायमेंशंस में आप सोचें, वरना अगर ये ना हो ना मैं हमेशा वेटेज दूंगा इसको। हर इंसान पर्सनल वैल्यूज़ को ज़्यादा वेटेज देता है ना। भाई नाइकी कंपनी को पता है पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर गलत है, तो पर्सनल व्यू तो गलत है उनका, बट अगर वहाँ के लोग मर रहे हैं चाइल्ड लेबर के लिए, कह रहे हैं भाई तुम नहीं करोगे तो कोई और जुल्म करेगा हमारे साथ, आओ हमारे बच्चों को नौकरियाँ दो, आओ हमारे बच्चों को सिखाओ, आओ इन बच्चों को कमाने के काबिल बनाओ, तो बाकी सवाल चीख चीख के कह रहे हैं कि यस। तो इसलिए फिर आपने अगर वेटेज देने बैठे ना तो हमेशा आप वेटेज इसी को देते रह जाएंगे, तो वेटेज नहीं है। स्टिल अगर पेपर में फिर भी दिल नहीं मान रहा तो आप कहें 3 सवालों के जवाब येस हैं, 2 के नो हैं, लेकिन चूंकि ये नो जिन सवालों पे हैं वो बहुत भारी हैं तो मेरा पर्सनल फैसला है, ठीक है। तो फिर इल्ज़ाम इस मॉडल को नहीं देना। पेपर में सवाल क्या आता है, इस मॉडल के मुताबिक जवाब दो, तो फिर आपने अपना जवाब दे देना, लेकिन अगर वो नंबर काटें तो आपने ज़्यादा दुखी नहीं होना।